दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। आज हम बात करेंगे बसपा की रैली की। लखनऊ में बड़ी भीड़ उमड़ी और मायावती ने जो बातें कही उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। और उससे भी बड़ी चर्चा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तथाकथित गोदी मीडिया, उसने खूब कवरेज भी दिया है मायावती को। और एक तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि मायावती की ये रैली बहुत ही सफल रही। लेकिन क्या सही में ये रैली सफल कही जाएगी? क्या मायावती दलितों को, यूपी के दलितों को, आप याद रखिए कि अमेठी में अभी जिस तरीके से हरिओम वाल्मीकि के साथ घटना जो सामने आई, उनको पीट-पीट के एक तरीके से मार दिया गया। और उसके बाद हरियाणा में एक दलित आईपीएस को जो है सुसाइड करना पड़ रहा है जातिगत उत्पीड़न के चलते। और फिर सीजेआई पर भरी कोर्ट में जूता चला दिया जाता है। ये सब क्या बताता है? और क्या मायावती से और ज़्यादा स्पष्ट, मुखर और आक्रामक रवैये की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए थी जब संविधान और लोकतंत्र पर खतरे की बातें हों? हमारे साथ एक विस्तृत पैनल है और वरिष्ठ संपादक हमारे साथ हैं। तस्लीम सर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा और समझना चाहूँगा कि क्या मायावती इस रैली के ज़रिए जो संदेश देना चाहती थीं, क्या उसमें वो सफल हुईं? क्या अब विपक्ष की पार्टियाँ उन्हें ये नहीं कहेंगे कि वो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करती हैं, या फिर ये जो टैग लगा पिछले कुछ चुनावों से 2022-2024, क्या इस रैली के ज़रिए मायावती उसको हटाने में कामयाब रहीं, या फिर आप कुछ और सोचते हैं? देखिए, मायावती की राजनीति पिछले अगर 10-15 सालों में देखें तो मायावती की राजनीति में बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिले, बदलाव देखने को मिले। और रही बात जो आखिर में आपने पूछी कि क्या विपक्ष ये कह पाएगा कि वो बीजेपी की बी टीम है, मुझे लगता है विपक्ष को अब कहने की ज़रूरत नहीं। वो मायावती ने आज की रैली में खुद ही बता दिया कि वो किस पार्टी की बी टीम है। जब उन्होंने लाखों की भीड़, जैसा कि रिपोर्ट किया जा रहा है और जैसे कि तस्वीरें और वीडियो देखने को मिले, लाखों की भीड़ के सामने जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी की तारीफ की, आभार जताया, और समाजवादी पार्टी जो यूपी की बहुत बड़ी फोर्स है और कांग्रेस जो एक और फोर्स है, उसको उसके बारे में अलग किस्म की टिप्पणियां की, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि अब विपक्ष को शायद ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो किस पार्टी की बी टीम है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि मायावती काफी अरसे से राजनीतिक सक्रियता से एक तरीके से दूर थी, और वो एक बेचैनी थी उनके अंदर जो सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, मंजर आम पर आना चाहती हैं। बीएसपी की चर्चा गाहे बगाहे हो तो रही थी, लेकिन वो चर्चा अच्छे कारणों से नहीं हो रही थी। कभी उनके भतीजे आकाश आनंद की पार्टी से निकल जाना, फिर वापस आ जाना, फिर निकल जाना, उनको कोई एक पद मिल जाना, कोई दूसरा पद मिल जाना, या उनकी किसी और लोगों से मुलाकात के जरिए चर्चा हो रही थी, लेकिन वो एक राजनीतिक सक्रियता नहीं थी। वो पार्टी का अंदरूनी मामले के तौर पर उसकी चर्चा हो जाती थी। ये बात। तीसरी बात ये कि मायावती जो उत्तर प्रदेश में बड़ी फोर्स बन गई थी अपनी राजनीतिक सक्रियता के चलते, अपने योजनाओं के जरिए, अपने कार्यक्रमों के जरिए, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था बात के दिनों में, जिसको आमतौर पे राजनीतिक टिप्पणीकार सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे रहे थे। और उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत उन्होंने न सिर्फ जो दलित, उनका उनका कोर दलित पॉलिटिक्स है, उस दलितों में भी जाटव जो समुदाय है वो उनका बहुत बड़ा उनका आधार माना जाता है। उसके अलावा उन्होंने एक्सपेंड किया था अपनी राजनीति को, जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को जोड़ा था, और इसमें उन्होंने अपर कास्ट और स्पेशली ब्राह्मणों को जोड़ा था बड़े पैमाने पर। उनके दो बड़े नजदीकी लेफ्टिनेंट रहे, एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और एक सतीश चंद्र मिश्रा। तो इन ये दोनों दाएं बाएं हमेशा नजर आते थे मायावती के, और उसका नतीजा ये था कि जब 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरी, तो उनकी पार्टी को करीब 31% वोट और 206 सीटें आई थी। तो स्पष्ट बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी और 5 साल सरकार चली भी। लेकिन उसके बाद से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। 2007 के बाद जब 2012 का चुनाव हुआ तो उनका वोट शेयर जो 31% था वो घट के करीब 26% रह गया, और उनकी सीटें 206 से घट के 80 पर आ गई थी। उसके बाद अगला चुनाव हुआ जो 2012 का, उसमें और उनका वोट शेयर घटा
करीब 22% वोट शेयर मिला और सीटें उनकी 80 से घट के सिर्फ 19 आई। और 2022 का, ये 2017 का आंकड़ा बताओ, और उसके बाद 2022 का यानी पिछला विधानसभा चुनाव जो था उत्तर प्रदेश का, उनको सिर्फ एक विधायक उनका जीत पाया और उनको करीब 12.5% वोट मिले। ये विधानसभा में उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस रही। अगर लोकसभा चुनाव की इन्हीं पिछले 4 चुनाव का हम देख ले तो पिछले 4 चुनाव में 2009 में, चूंकि उस समय उनकी सरकार थी वहां पर उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच में, तो 2009 का जो लोकसभा चुनाव था, बीएसपी के 21 एमपी जीते थे यूपी से, 20 जीते थे यूपी से और एक पंजाब से जीत के आए थे। और 2014 में लेकिन वो तो अलग ही किस्म का चुनाव था जिसमें एक लहर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। उनका एक भी सांसद नहीं पहुंचा लोकसभा, लेकिन 2019 में उन्होंने वापसी की और उनके 10 सांसद चुने गए लोकसभा में। लेकिन 2024 में फिर उनकी पार्टी का 0 था स्कोर जो था, और मौजूदा लोकसभा में उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। और उनका वोट शेयर जो कभी 33% होता था, उसके कंपैरिजन में देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट शेयर घट के 9.5% के आसपास रही है। तो ये उनकी पार्टी का सिकुड़ना, संकुचन सब देख रहे थे। उस संकुचन और उस राजनीतिक निष्क्रियता से बाहर निकलने के लिए काफी दिनों से वो प्रयास कर रही थी, और उसका नतीजा था कि कांशीराम के महापरिनिर्वाण दिवस पे, डेथ एनिवर्सरी पे, उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। और इसमें संदेह नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स कहें या जो भी है वो मौजूद थे, पहुंचे वहां पर। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पड़ोसी राज्यों के, पंजाब से, जैसी खबरें आ रही कि पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, कई राज्यों के लोग उस रैली में पहुंचे थे। अब ये रैली और इसमें इतनी भारी संख्या में लोगों का उमड़ पड़ना, क्या उनके लिए कोई एक शुभ संकेत लेकर आएगा, इस बारे में कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन उनका जो भाषण है, भाषण में वो अपने कार्यक्रम को उस तरीके से सामने रख ही नहीं पाई जिस तरीके से मायावती रखती रही हैं या वो जानी जाती हैं, जिसमें उनका स्पष्ट मैसेज होता है। मायावती हमेशा से रैलियों में अपना भाषण पढ़ती रही हैं, देखकर ही पढ़ती रही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो भी और राजनीतिक रैली हो, चुनावी रैली हो तो भी। यहाँ आज भी वही क्या, लेकिन उसमें कोई ऐसा संदेश नहीं था जिससे उत्तर प्रदेश की दलित पॉलिटिक्स में एक उद्वेलन नजर आए। तो मेरा फिलहाल के लिए आकलन मोटा मोटी उनकी रैली को लेकर यही है। नंदलाल। ठीक सर, हम आएंगे आपके पास दूसरे सवालों को लेकर के। नागेंद्र सर, आप लखनऊ में रहे और आप जानते हैं कि ये जो भीड़ आई है, यही लोग जो है, अगर हम पहली बार के वोटरों को मान लें कि अभी जो 1-2 सालों में हुए होंगे, तो 2024 और 2022 में यही लोग वोटर भी थे और इंडिया गठबंधन को बहुत समर्थन भी मिला उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों पर जो उसके उम्मीदवार थे। आप इस राजनीति को कैसे देख रहे हैं जो मायावती प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं? वो छोटी-छोटी पार्टियों जो दलित के नाम पर राजनीति करती हैं, उनका नाम बिना नाम लिए कह रही हैं कि ये स्वार्थी और बिकाऊ लोग हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर हमलावर हैं, पीडीए पर बार-बार हमला कर रही हैं। तो क्या मायावती को ये डर लग रहा है कि पीडीए काम कर रहा है? और इस रैली के बाद अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इसमें कहा कि 2027 में सपा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यानी कि अखिलेश अपने आप को अकेले नहीं मान रहे, उनके साथ कांग्रेस भी है और तमाम दूसरी पार्टियां भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है दबे छुपे शब्दों में, सोशल मीडिया पर भी ये लोग बात कर रहे हैं, जो यूपी के रिपोर्टर हैं वो लिख रहे हैं कि सत्ता और प्रशासन का जबरदस्त समर्थन था पीछे से इस रैली के आयोजन में। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि आप मायावती ने जो कहा और अखिलेश पर जो हमला किया उसका विश्लेषण करें। नंदलाल जी, पहला तो मेरा सवाल ही इसी बात पर है, मतलब सवाल के जवाब में भी सवाल ही है मेरा, इस रैली का आयोजन हुआ ही क्यों? क्योंकि रैली के आयोजन को लेकर के मैं या हमारे जैसे लोग या हम आप लोग बहुत उत्सुक थे कि मायावती इस रैली में क्या धमाका करने जा रही है और मायावती की रैली का कोई मतलब होता है।
लेकिन आज की रैली का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जितने बात तस्लीम साहब बता रहे हैं, जितना बात हम लोगों ने देखी है, जितनी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, जो वीडियो देखे हैं, जो फिल्म देखी, भीड़ के अलावा इसका दूसरा पहलू क्या है? मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि जो वो बात आ रही है कि बिना सत्ता का सहयोग के, मुझे एक सवाल का आप खाली जवाब दीजिए, या हम सब अपने आप से ये सवाल का जवाब पूछें कि आज के समय में यूपी में, लखनऊ में कोई रैली बिना सत्ता के सहयोग से संभव है क्या? क्या पटना में प्रशांत किशोर की रैली हो पाई? नहीं हो पाई। क्या 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 पटना में राहुल गांधी की अधिकार यात्रा के बाद की रैली हो पाई? नहीं हो पाई। क्या तेजस्वी यादव को रैली याद मिली? नहीं मिली। लखनऊ में छोटे छोटे धरना प्रदर्शन पर रोक है। आप 50 लोग निकल के मेमोरेंडम देने चले जाएं तो पुलिस की पूरी रिपोर्ट आ जाती है। और ऐसे में अपार रैली परसों से वहां जमावड़ा शुरू हुआ। और इतना ही नहीं, मैं सीधे सीधे बात करूं, इस रैली के होने के पहले उस पार्क का मेंटेनेंस से लेके बिजली, सड़क तो सब कुछ दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पे चल रहा था। और मैं भला हो मायावती जी का, उन्होंने मंच से इस बात के लिए आभार भी जताया, सरकार का खुलेआम आभार भी जताया। और मतलब अच्छा हो तो आभार जताया भी जाना चाहिए। तो उस आभार जताने में उनकी राजनीति जो अब तक ढकी चुकी थी वो खुल के सामने आ गई। मायावती ये कहना भी नहीं भूली कि मैंने जो पार्क बनाया था, ये पार्क मैंने जो पार्क बनाया था, मेरा मकसद था कि इस पार्क के से होने वाली आय का खर्च दूसरे पार्कों को विकसित करने में लगाया जाए। और मैं खुले दिल से कहना चाहूंगी कि मेरे बाद की सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन आज की सरकार ने काम खुल के किया। इस हद तक अगर वो बात कर रही हैं तो क्या मायावती की भविष्य की राजनीति को लेकर क्या कोई शक सुबह रह जाता है? क्या इसमें कुछ सोचने की गुंजाइश रह जाती है कि मायावती कौन सी राजनीति कर रही हैं? अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि मायावती ढकी छुपी राजनीति कर रही हैं। मायावती, लोग कहते थे मायावती भाजपा की बी टीम है ना, तो उन्होंने वो सारी पर्दादारी ही खत्म कर दी। मैं तो ये देखता हूँ कि बीजेपी से ये दोस्ताना दिखाने के लिए क्या रैली थी ये, या कोई मजबूरी थी कि आप ये खुलासा कर दें आकर के, हैं? या मतलब अब इसको ये सवाल है ना भाई कि बीजेपी से सत्ता से दोस्ती दिखाने के लिए जाहिर करने की रैली थी, या अपना खोया आधार वापस पाने का की जद्दोजहद है ये। तो खोया आधार पाने की जद्दोजहद में तो मैं ये मानता हूँ कि मायावती, जो एक पुरानी कहावत है कि मरा हाथी भी 100 लाख का 1.25 लाख का होता है, तो होता है भाई। मायावती का आधार अभी है। ये अलग बात है कि पिछले कुछ चुनाव में उनके जो पूरा अप्रोच है, उनका अपना समाज उनसे दूर जा चुका है। 2019 में, 2024 में और 2017 के यूपी के चुनाव में भी ये बार बार दिखा है। मायावती गठबंधन की राजनीति बनाम एकला चलो की बात भी करती है। वो बार बार ये बात कहती है कि जब हम अकेले लड़े थे तो हमने विशाल समर्थन हासिल किया था। वो 2007 की बात करती है। उसके बाद अब वो कहती हैं कि गठबंधन में हम जब गए हमें नुकसान हुआ है। मैं खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये मायावती की बड़ी गलतफहमी है कि आज वो 2007 में जी रही। 2007 में जब उन्होंने बड़ा समर्थन हासिल किया था और मैसिव सपोर्ट के साथ यूपी की सत्ता में आई थी, उस समय हालात दूसरे थे। उस समय बीजेपी आज की बीजेपी नहीं थी। उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इस तरह का अलायंस नहीं था। आज पूरी राजनीति ही बदल चुकी है। ऐसे में मायावती को एक बार नहीं 10 बार सोचना होगा। दूसरी बात, आज मंच पर उन्होंने क्या किया? क्या मंच पे उन्होंने एक भी ऐसी बात कही जिससे कहा जाए कि दलित समाज के लिए वो जी जान से पहले की तरह लगी हुई है? क्या उन्होंने हाल की किसी घटना पर चिंता जताई? क्या हाल की किसी दलित उत्पीड़न की घटना पर सत्ता को आड़े हाथों लिया? उन्होंने सत्ता की तो बात ही नहीं की। उनका हमला सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर था। तो सवाल ये है कि जब इस हद तक राजनीति स्पष्ट हो तो सारे सवाल अब गौड़ हो जाते हैं। रैली की व्यवस्था को लेकर के
जितना जितना उन्होंने आभार जताया है, मुझे मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये रैली किसी मजबूरी से तो नहीं हुई, किसी क्या इसका इंस्टिगेशन कहीं और से था कि आप रैली करके मैं इस उनके साथ जो लोग, उनकी जो भीड़, देखिए इस भीड़ के आकलन से आप राजनीति की दिशा नहीं तय कर सकते। पहली बात तो ये बात मैं मानता हूँ कि आज की मैं ये बात कहता रहा हूँ लगातार, आज इधर नहीं कर रहा हूँ, 2 साल पहले तक 2024 के चुनाव के पहले तक मैं ये बात कहता रहा हूँ कि मायावती ईमानदारी से अगर आज भी खड़ी हो जाए तो उनके पीछे पूरी कायनात खड़ी हो जाएगी, उनके पास इतना बड़ा जन समर्थन है। लेकिन 2024 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने जिस तरह का आचरण किया, जिस तरह की चीजें की, उन्होंने अपनी जमीन खुद खोली। आज मंच पे उन्होंने क्या किया, मंच पे उन्होंने सिर्फ अपना परिवार प्रोजेक्ट किया। आज मंच पे कौन था, पहला प्रोजेक्शन उनके भतीजे आनंद का था, दूसरा पोजीशन उनके भाई का था, तीसरे पोजीशन पे कौन थे, सतीश मिश्रा। आप देखिए बसपा की वो हायरार्की भी आज सामने आ गई कि सतीश मिश्रा जैसा खास सलाहकार आज की तारीख में कहाँ खड़ा है। वो तीसरे चौथे नंबर पर जा चुके हैं। भाजपा का पूरा सिस्टम आज सामने आ गया। अब वो मायावती जिस परिवारवाद पे अटैक कर रही थी, वो परिवारवाद का हथियार भी खत्म हो गया उनका। अभी तक तो यही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सब पे यही आरोप लगाती थी ना, वो ये आरोप भी खत्म हो गया उनका। तो आज की राजनीति उनके भीड़ से उनकी राजनीति की दिशा तय करना शायद बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि मायावती की राजनीतिक अप्रोच सामने आ गई, इतना ये तय हो गया वो कुछ भी करेंगी, वो भाजपा के साथ खड़ी होगी। ठीक है, हम आगे फिर आपसे इस मुद्दे पर सवाल करेंगे। विश्वदीपक सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मायावती जो कर रही हैं, या फिर इस रैली के जरिए उन्होंने अगर अपने कैडर को भी संदेश देने की कोशिश की, उसको इस 2027 के लिए तैयारी करने की भी कोशिश की अगर, तो बिना एक जोश, जज्बे और साहस की ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आपको लड़ना सत्ता से है, आप सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, तो ये लड़ाई कैसे होगी? लड़ना किससे? समाजवादी पार्टी से या सत्ता से लड़ना है? क्या मायावती ये क्लियर है कि उनको लड़ना सपा से है, बस भाजपा से नहीं लड़ना है? और जिस तरीके से वो गिना रही थी कि जब हमारी शुरू में गठबंधन की सरकारें बनी तो भाजपा के साथ गठबंधन करने में बसपा कभी पीछे नहीं रही, तो क्या अब वो इस तरीके से अप्रोच लेकर के चलेंगे कि आगे जब भी मौका मिलेगा हम सत्ता के साथ मिलके, चाहे वो दिल्ली की सत्ता हो या लखनऊ की सत्ता हो, उसके साथ राजनीति करेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें इसमें 2-3 चीजें मुझे लगता है कि जिनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें ये है कि 2-3 मायावती जो है, देखिए वो क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस, प्रासंगिकता और विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है वो। मायावती के पॉलिटिकल करियर का मेरे ख्याल से संभवतः ये सबसे बुरा दौर है। जब उनकी विश्वसनीयता, जब उनके पास सीटें पहले नहीं हुआ करती थी, बीएसपी के पास, उनके पास एमएलएज नहीं थे, एमपीज नहीं थे, लेकिन उनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज उनके पास उनकी जो विश्वसनीयता है, क्रेडिबिलिटी है दलित पॉलिटिक्स में, वो लगभग 0 हो चुकी है। एक समस्या उनकी ये है। दूसरी समस्या ये है कि उनकी प्रासंगिकता, जो दलित पॉलिटिक्स के ही अगर हम फ्रेम में इसको देखें आप, तो दलित पॉलिटिक्स में भी ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे दल उभर रहे हैं। चलिए नाम लेने की, इसमें ना लेने की कोई वजह नहीं है। जैसे एक भीम आर्मी का उभार, दूसरा कि बड़े पैमाने पर जो दलित जातियां हैं उनका हिंदुआइजेशन, आप हिंदुत्वकरण आप कह सकते हैं उसको। बीजेपी के अम्ब्रेला के तले जो अदर देन जाटम, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी दलित जातियों का बड़े पैमाने पर हिंदुत्व फोल्ड के अंदर वो आए हुए हैं। तो मायावती दोहरे संकट से जूझ रही है। उनके विश्वसनीयता भी खत्म हो गई है लगभग, और उनकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है। तो ऐसे में इन दोनों चीजों के रिस्पॉन्स में एक तरीके से उन्होंने आज एक रैली बुलाई, और रैली बुला करके उन्होंने, उसमें आप देखेंगे कि उनके जो कोर इशू है, उनका जो एड्रेस है, उस एड्रेस में इन्हीं दोनों चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। अब सवाल आता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया, बीजेपी के साथ उन्होंने तारीफ क्यों की, क्या वो बीजेपी के साथ आने वाले समय में अपना कोई गठबंधन देखती हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल देखती हैं वो।
आने वाले समय में अगर उनको भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो वो प्रासंगिकता उनको पता है कि हम अकेले दम पे नहीं हो सकते हैं, तो उनको अलायंस चाहिए। तो अलायंस किससे करें? उन्होंने जैसा क्रिटिसाइज किया, जो कि हमने रिजल्ट में भी देखा, 2024 के चुनाव में आपको याद होगा कि लोकसभा की मतलब 17 सीटें ऐसी थी जो रिजर्व सीटें थी उत्तर प्रदेश में। 17 में से 7 या शायद 8 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने जीती। उनका जो पीडीए का फार्मूला है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सफल रहा है, जिसकी वजह से मायावती घबराई हुई है। उनका जो वोट बेस है वो बिल्कुल तितर-बितर हो चुका है इस प्रयोग के सामने। तो इन दोनों अपने रिलेवेंस बनाने के लिए, अपनी विश्वसनीयता को बचाने के लिए उन्होंने इस रैली बुलाई आज, और उसके लिए उन्होंने चुना कांशीराम का जो परिनिर्वाण दिवस है। और कांशीराम जो उनके गुरु भी थे, और मेरे हिसाब से वो, अगर आप कहें, मतलब अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय है ये, इससे आप असहमत भी हो सकते हैं, कि मैं उनको बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज्यादा सफल दलित नेता मानता हूँ। वो भारतीय राजनीति में पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद के सबसे बड़े, प्रभावी और सफल दलित नेता हैं कांशीराम जी। तो उनकी लेगेसी को पे एक तरीके से अपना अधिकार भी दिखाने के लिए आज का दिन उन्होंने चुना, और उनके 2 मकसद यही हैं, अपने प्रासंगिकता को बनाना। इस प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए उनको किसी न किसी से अलायंस करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा नेचुरली वो ऐसा फील करती हैं, ऐसा उनको लगता है कि उनके लिए ज्यादा बेहतर सौदा होगा कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करें। तो आने वाले दिनों में हो सकता है आपको कि 27 के चुनाव में, ये हो सकता है केंद्र में आपको इस समझ की कुछ आपको इसकी परिणति भी दिखाई पड़ेगी। ठीक सर। तस्लीम सर, मैं इसको समझना चाह रहा हूं कि जब वो भाषण दे रही थी, लगभग 1 घंटे का भाषण था, और उन्होंने कहा कि आई लव के नाम पर राजनीति न की जाए, और वो ये भी कह रही थी कि जिस तरीके से बरेली में आपने देखा और पूरे देश में देखा, हमने गुजरात से लेकर के तमाम राज्यों में देखा, और वो ये भी कह रही हैं कि अगर केंद्र सरकार का स्वदेशी का कैंपेन अगर हवा हवाई नहीं है तो मैं उसका समर्थन भी करने को तैयार। और अब जैसा कि एक तरीके से हम देख रहे हैं दलित राजनीति में जो रुझान है वो बदल रहा है। यूपी में ही अगर हम कहते हैं कि जाटों को छोड़ दें तो बाकी जो जातियां हैं, पासी हो गई और ये जो कोल हो गए और तमाम छोटी छोटी जो अति पिछड़ समुदाय के लोग भी हैं, वो लोग भी इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव में आए। तो बीजेपी को जो दलित वोटों के मोर्चे पर जो चैलेंज मिल रहा है, क्या उसको देखते हुए मायावती को एक्टिवेट किया गया है? म्यूट है सर आप। एकदम स्पष्ट हो गई है। मायावती के भाषण का जिक्र कर रहे थे आप। मायावती के भाषण से पहले मैं मंच की पर आना चाहता हूँ। अभी तक ये होता था, मायावती की रैली होती थी तो एक कुर्सी लगती थी मायावती के लिए, जिसका जिक्र अभी नागेंद्र जी भी कर रहे थे। लेकिन इस बार मंच पर एक प्रदर्शन भी था, और मंच पर कुर्सी एक ही थी लेकिन बाकी सोफे लगे थे। उन सोफे पर एक तरफ उनका परिवार बैठा था, यानी उनके भाई आनंद बैठे थे, उनका भतीजा आकाश आनंद बैठा था, फिर उसके बाद सतीश चंद्र मिश्र थे। लेकिन उसी मंच पर 3 मुस्लिम चेहरे भी थे, मुनकाद अली, नौशाद अली और शमसुद्दीन। ये इनकी बहुत बड़ी एक राजनीतिक पहचान नहीं है, लेकिन वो बीएसपी में रहते हुए काम करते हैं ये तीनों लोग। तो उनको मंच पर जगह देना ये एक मैसेजिंग थी मायावती की तरफ से। उसके अलावा 3 और लोग थे मंच पर। एक तो उनके उमा शंकर सिंह थे, जो उनके एकमात्र विधायक है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो उनको बुलाना ही था। और एक विश्वनाथ पाल थे, और एक गिरीश चंद्र जाटव थे, और घनश्याम खरवार थे। ये दलितों की अलग अलग जातियों से आने वाले लोग हैं। तो वो सोशल इंजीनियरिंग का एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था वे बैक इन 2007, वो उनको लग रहा है कि शायद वो समीकरण सामने रख के वो कुछ कर सकती हैं। लेकिन अब मैं भाषण पे आता हूँ। अपने भाषण में जब उन्होंने एक सांस में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर दिया
उसी सांस में उन्होंने जो मल्टीपल प्लेयर्स आ गए हैं दलित पॉलिटिक्स के उत्तर प्रदेश में, जिसका जिक्र विश्वदीपक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में दलित पॉलिटिक्स के मल्टीपल प्लेयर हैं, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन जो दलित पॉलिटिक्स को अपने में समेटे हुए है वो है पीडीए, जो जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और उसके नतीजे हमने 2024 लोकसभा चुनाव में देखे भी। तो मल्टीपल प्लेयर्स बहुत सारे हैं जिन पर वो निशाना साध रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे विश्वदीपक। उसमें एक भीम आर्मी शामिल है, जिसको उन्होंने इशारों में बिकाऊ और इधर उधर जाने वाला भी, झुकने वाला भी बता दिया। लेकिन वो यहीं पर मायावती एक बात और कह गई कि अब बहुजन की जान माल पर भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मायावती की समस्या यही है कि मायावती जब बोल रही होती है और उनका जो भाषण होता है, तो उनके भाषण का शुरुआती हिस्सा कई बार उनके भाषण के उत्तरार्ध वाले हिस्से से मेल नहीं खाता, और ये आज भी वही किया उन्होंने। तो वो जो मैसेजिंग शुरू में हो रही थी, वो मैसेजिंग नीचे आकर गड़बड़ा गई। लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने ये कहती हैं कि अब समय आ गया है कि सत्ता की चाबी हाथ में लेना होगी, क्योंकि माननीय काशीराम जी का सपना ये था कि आप सत्ता में होंगे तभी आप बहुजन के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये उन्होंने देखा भी है 2007 में जब उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। सत्ता की चाबी हाथ में अपने दुम पर क्या आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आ सकती है? असंभव है। आज की राजनीति जिस दिशा और दशा को पहुंच चुकी है, उसमें कम से कम बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी और मायावती जैसे नेताओं के हाथ में सत्ता की चाबी सीधे सीधे नहीं आ सकती। गठबंधन में जाना होगा। गठबंधन उनको कौन सा सूट करता है, विश्वदीपक ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। उनको कौन सा गठबंधन सूट करता है वो हमें स्पष्ट दिख रहा है। वो पूर्व में उनकी सरकार रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो मुख्यमंत्री रही है उनके साथ अलायंस में। वो समाजवादी पार्टी के साथ भी अलायंस में मुख्यमंत्री रही है। उत्तर प्रदेश में 4 बार वो मुख्यमंत्री रही है। 2009 में बनी थी शायद, नहीं 2009 में नहीं, सॉरी 95 में बनी थी मेरे ख्याल से 4-5 महीने के लिए, और फिर उसके बाद 97 में बनी थी, फिर 2002-03 में थी कुछ महीने के लिए, और 2007 से 12 तो 5 साल उनकी अपनी सरकार थी। तो एक जो बाकी 3 बार जो मुख्यमंत्री बनी उनमें से एक बार बीजेपी के साथ उनका अलायंस था, एक बार समाजवादी पार्टी, 2 बार शायद समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था, अगर मैं सही नहीं हूँ। तो आज की तारीख में तो उनकी वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो सत्ता शेयर कर पाए। हाँ, वो ये कर सकती है कि अगर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मैनेज कर लेती है 20-25 सीटें जीतना, तो वो जो भी सत्ताधारी पार्टी होगी उत्तर प्रदेश की उस समय जो जीत कर आएगी, जिसके पास बहुमत होगा, वो कोई एक पार्टी हो सकती है, वो कोई एक गठबंधन हो सकता है, वो उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उन्होंने ये इशारा कर दिया कि सत्ता में रहना जरूरी है। तो उनकी पॉलिटिक्स अभी स्पष्ट नहीं है, अभी उलझी हुई है। अभी वो उस क्राइसिस से गुजर रही हैं जहां पर मल्टीपल प्लेयर उनका कोर वोट बैंक को अपनी तरफ खींच रहे हैं लगातार, जिसमें पीडीए बहुत बड़ा जो पिछड़ा दलित आदिवासी का जो कंबाइन है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने जो पीडीए नारा दिया है, जो कांग्रेस के साथ अलायंस है उनका, वो उससे उनको सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए आज वो यहाँ पर अपनी राजनीति को यहाँ लेकर के शोकेस करने के लिए मौजूद हुई है, और उन्होंने ये मौका ढूंढा कि ठीक है, काशीराम जी का। एक चीज और है, मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ विश्वदीपक की कि अंबेडकर से बड़े दलित नेता थे काशीराम जी, लेकिन जिसमें कोई शक नहीं, काशीराम जी ने दलित पॉलिटिक्स में कई किस्म के प्रयोग किए, और वो उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन क्या काशीराम की राजनीति को उनकी जो वारिस हैं मायावती, जो स्वयंभू है और कह भी सकते हैं भी हस्तियत में भी, क्या वो उसको संभाल पाई? काशीराम जी एक बड़ा कैनवास था उनका, वो एक बड़ी तस्वीर देखते थे सॉरी। वो पंजाब में भी, काशीराम जी के समय में पंजाब में भी बीएसपी मौजूद थी, हरियाणा में बीएसपी मौजूद थी, मध्य प्रदेश में मौजूद थी, बिहार में मौजूद थी। बीएसपी अभी भी चुनाव तो लड़ती है लेकिन जीतती नहीं है। पहले वहां भी सांसद जीता है पंजाब से, हरियाणा मध्य प्रदेश से सांसद जीता है बीएसपी का, यूपी तो भाई। लेकिन मायावती ने काशीराम की राजनीति को पूरी तरह उत्तर प्रदेश में लाके सिमेट दिया, और उत्तर प्रदेश में लाने के बाद जब वो पूर्ण रूप से सत्ता उनके हाथ में आई,
तो उन्होंने उस वक्त जो बहुजन हिताय और बहुजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया था, वो सर्वजन की परिभाषा को उन्होंने इतना ऐसा कर दिया कि कई किस्म के उनके आरोप लगने लगे। उन्होंने बेशुमार पार्कों के निर्माण किए, ये सारी चीजें की, लेकिन क्या बहुजन के लिए वो सही मानों में काम कर पाई, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल की चर्चा जब दलित समुदाय में शुरू हुई, उनके कोर वर्ल्ड बैंक में शुरू हुई, तो उनका आधार खुद ब खुद कम होता चला गया। वो उसी आधार को अपनी आंखों से खिसकता हुआ देख रही थी, लगातार देख रही थी, और उसी उस खिसकते आधार को बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, उसको जो भी थोड़ा बहुत बचा है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ नागिन जी की इस बात से कि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ उनका आधार। अभी भी उनका एक तबका है जो उनके साथ है, वो पूरी तरह वो भी ना चला जाए, उसको रोके रखने के लिए ये उनकी कहते हैं ना आखिरी प्रयास था जो आज उन्होंने किया। आने वाले दिनों में वो किसके साथ गलबैया होती है राजनीति में, जिसको बोलते हैं, किसके साथ उठक बैठक होती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आज की रैली को सिर्फ उस पूरी तरह खत्म होते आधार को का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा, वो बचा रहे, वो उनके उस प्रयास के तौर पर देखना चाहिए। बिल्कुल सर। नागिन सर, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लगा कि मायावती जब मंच पर थी और जब बोल रही थी, तो कॉन्शियसनेस में उनके कहीं ना कहीं डर था, और डर इस बात का था कि अगर हम भाजपा के खिलाफ गए तो हमें मुश्किल होगी राजनीति करने में। हालांकि वो राजनीति करने के लिए ही आज बाहर निकली थी, और वो ये भी कह रही हैं कि 2027 में अपनी सरकार बनाइए, लेकिन सत्ता में तो अभी भाजपा है। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या वो गठबंधन करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आकाश आनंद ने भाजपा के खिलाफ यूपी में भाषण दिया लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उनको ऐसे घोषित कर दिया कि अभी लड़के हैं, इनको कुछ समझ में नहीं है, आता है राजनीति का भी बहुत कुछ सीखना समझना है, और उनको साइड में बिठा दिया गया कि आप शांति से थोड़ा सा अभी हमारे मार्गदर्शन में सीखिए। आज उन्होंने कहा कि मेरे मार्गदर्शन में सीख रहे हैं। तो क्या आकाश आनंद की जो राजनीति थी, आकाश आनंद अब वही राजनीति करेंगे? क्योंकि उन्होंने उनको मेंशन किया है, और एक तरीके से रीलॉन्चिंग आप इसको कह सकते हैं कि वो जिस तरीके से मायावती की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं नागेंद्र सर कि बिना साहस के राजनीति कैसे होगी यूपी में? वो भी अखिलेश यादव की राजनीति को आप जानते हैं, उसको लेकर के तमाम सवाल होते हैं, लेकिन जो साहस राहुल गांधी ने दिखाया दलितों के मोर्चे पर, वो उस साहस के बिना मायावती कैसे राजनीति कर पाएंगे? धनलाल जी, असल सवाल तो ये साहस का ही है ना। मायावती ने अपनी राजनीति को जहां पहुंचा दिया है, मायावती का डर ही तो उनकी राजनीति के उनके इस अवरा के पतन होने का कारण है। मायावती ने 2012 के बाद जो राजनीति की है, 2012 में सत्ता से हटने के बाद जो उन्होंने राजनीति की है, वो हमेशा अपने को बचाने, उन्होंने मतलब मैं अगर कहूं कि 12 के बाद 14 को देखिए, और 14 के बाद तो लगता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया बिल्कुल। मायावती ने बसपा को बचाने की और दलित राजनीति को बचाने की राजनीति नहीं की है, मैं बहुत स्पष्ट इस मामले में मानता हूँ। मायावती ने अपने को बचाने की राजनीति की है। आप ये देखें कि कांशीराम की जिस विरासत से मायावती आती हैं, कांशीराम की विरासत वाले लोग कहाँ हैं? एक भी व्यक्ति नहीं है उनके साथ। अगर सबसे पुराने कोई हैं तो उसमें सतीश मिश्रा है, लेकिन काशी राम की विरासत के दद्दू प्रसाद, प्रसाद मौर्य, नसीम सिद्दीकी, तमाम नाम है वो। अब कोई नहीं बचा उनके साथ। मायावती की दिक्कत यही है कि जब जिस समय आकाश आनंद ने मुखर होके बोलना शुरू किया था, लोग पूरी राजनीतिक सिनेरियो में एक नई उम्मीद जगी थी कि हाँ, ये कुछ मायावती अपने पुराने रंग में वापस आने जा रही है। अचानक उनको खामोश कर दिया गया। तो आज जब जिस तरह से आकाश आनंद को या आनंद कुमार को जिस तरह प्रोजेक्ट किया गया है, ये बड़ा सवाल है कि क्या वो अपने आकाश आनंद अपने तिवर में लौट पाएंगे? मेरा जवाब है, नहीं लौट पाएंगे। इस समय मायावती ने आज एक और बात कही अपने लोगों से, एक बात 2007 का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने एक बात कही कि ईवीएम की बात की, और ये कहा कि बैलेट की ओर वापसी भविष्य में होगी, और अपने लोगों को बूथ लेवल पर तैयार होने की बात की।
मेरा सवाल ये है कि मायावती जी पिछले 15 सालों में, पिछले 10 सालों में क्या आपके संगठन का वो स्तर बचा है कि लोग एक्टिवेट होकर के आज की तारीख में 2027 के, लेकिन 2027 तक बहुत नजदीक की बात कर रही हैं आप, तो उससे बहुत दूर जा चुकी है। न जिलों में आपका संगठन बचा है। आज की तारीख में अभी मुझसे किसी ने सवाल किया कि आप क्या ये दावा कर सकते हैं कि आज की भीड़ में दलित ही थे? मैंने कहा नहीं, मैं ये सवाल नहीं करना चाहूंगा, ये नहीं उठाना चाहूंगा, ये शायद पॉलिटिकली बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये सवाल उठेंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। जितनी स्मूथली, जितनी सहजता के साथ वो जब मामला इकट्ठा हुआ, तो ये सवाल भी उठेगा। जो भ्रम वो फैला रही हैं, फैला चुकी हैं, मेरा तो ये कहना है जितना भ्रम उन्होंने पिछले 2-3 चुनाव में फैलाया है, वो जो फैला है, रायता जो फैला है, उसको कैसे समेटेगी? यूपी में जो एक विधायक है, उमाशंकर सिंह, रसला का विधायक, क्या वो बसपा का विधायक है? मेरा ये भी सवाल है। रसला एक ऐसी सीट है, उमाशंकर का एक ऐसा नाम है और एक ऐसा कुछ वहां की गठजोड़ है, उमाशंकर जीतना ही हो, किसी पार्टी जीते, इंडिपेंडेंट जीते। तो आज मायावती के पास सच बात तो ये है कि एक भी विधायक नहीं है। उन्होंने ये तय कर दिया कि गठबंधन में वो नहीं जाएंगी, लेकिन मैं बहुत दूसरी बात कर रहा हूं। नंदलाल जी, गठबंधन उनका है, हमें दिख नहीं रहा है, या जो गठबंधन है वो दिखाना नहीं चाह रही है। गठबंधन उनका तय है, दिखाने के लिए वो एकला चौला पे बात कर रही हैं, और वो गठबंधन इतना मजबूत है कि आने वाले दिनों में वो उसके अलावा उनके लिए न उन्हें कोई और नहीं कोई ठौर वाली स्थिति होगी। कुछ भी हो जाए, कल को ये इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में अगर यूपी में लौटता है, तो मुझे नहीं लगता है कि मायावती के लिए वहां कोई जगह बचेगी। मायावती के लिए अब एक ही ठौर है, क्योंकि उनको अपनी सत्ता से ज्यादा निजी सत्ता बचानी है। देखिए, ये अब ओपन सीक्रेट है कि मायावती इतना स्टैंडर्ड, मायावती जैसा निर्विवाद रूप से मजबूत बलशाली चेहरा, इस राजनीति की धुरी बन चुकी थी वो। और मैं फिर कहूंगा कि अगर वो आज की तारीख में पूरी ईमानदारी के साथ खाली ये तय कर लें कि हम जेल जाने से हम नहीं डरते हैं, तो देखिए मायावती की वापसी किस तरह होती है, ये शायद मायावती भी नहीं जानती है, क्योंकि मायावती पॉलिटिकल पर्सन नहीं, मायावती को पॉलिटिकल पर्सन नहीं मानता हूँ। मायावती एक लेगेसी को लेके आई थी, एक साम्राज्य की तरह वो सरकार में आई, उन्होंने ताज संभाला, उन्होंने मुकुट संभाला, उन्होंने चकाचौंध से लोगों को, अपने लोगों को चकाचौंध किया, लोगों को ये बताया कि तुम्हारी बहन जी इतनी मजबूत है कि सोने की हीरों का ताज पहनती है, ये वो उसी में रह गई, और उसने उनकी पॉलिटिकल जमीन खत्म कर दी। और वो जिसे बचाने के लिए जो उन्होंने जमीन अर्जित की है, जितना अकूत संपत्ति अर्जित की है, जितना पार्क, अम्बेडकर पार्क से लेके नोएडा तक का जो मामला है, ये उनको राजनीतिक रूप से वापस नहीं आने दे रहा है, न वापस आने देगा, मेरा ये मानना है। ये एक ऐसा भूत है, ये ऐसा प्रेत है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल सर। विश्वदीपक सर, मैं आपके पास आऊंगा, और अगस्त की बात है, कमल भारती एक दलित लेखक हैं, आपने काशीराम की बात की थी और मैं उस सवाल पर लौटूंगा। और उन्होंने कहा था कि काशीराम ही भाजपा का हाथ मायावती के हाथों में देकर गए थे, और काशीराम ने उत्तर प्रदेश में भाजपा और आरएसएस को मजबूत किया, उनके साथ गठबंधन किया, और आप उनकी तुलना अम्बेडकर से कर देते। देखिए, ऐसा है कि कमल भारती के स्टेटमेंट पे, मतलब उनके रचना प्रक्रिया को मैं जानता हूँ, उनसे मिला भी हूँ, उनको पढ़ा भी हूँ, लेकिन मैं आपको मोटे तौर पर एक बात बताता हूँ कि दलित पॉलिटिक्स, या जो भी दलित आइकन है, या जो दलित पॉलिटिशियन है, स्टार्टिंग फ्रॉम अम्बेडकर, इनकी कोशिश ये होती है, और जो कि सही भी है, और प्रायोगिक है और प्रैक्टिकल है, और उनके जो सामाजिक राजनीतिक यथार्थ है उसके मुताबिक, और वो ये है कि हमें कोशिश करके सत्ता में भागीदारी लेनी है, संघर्ष का रास्ता नहीं चुनना है। ये आपको अम्बेडकर के अंदर भी दिखाई पड़ेगा, यही चीज आपको कांशीराम के अंदर दिखाई पड़ती थी। कांशीराम खुलकर बोलते थे कि हम अवसरवादी हैं। क्यों? क्योंकि हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम अनटचेबल हैं, हम उपेक्षित हैं, हम सदियों से। तो अगर हम संघर्ष के रास्ते पर जाएंगे तो हम मार दिए जाएंगे, रौंद दिए जाएंगे, सत्ता हमें बर्बर तरीके से खत्म कर देगी। तो यही चीज आपको दलित पॉलिटिक्स के जितने भी आपको शेड्स या चेहरे या पॉलिटिशियंस आपको दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे रामविलास पासवान हो,
चाहे वो मांझी हो, चाहे वो रामदास अठावले हो, चाहे वो साउथ के लोग हों, चाहे जो हो। तो दलित पॉलिटिक्स के अंदर ये एक आप भी समझिए कि उसका कोर है, ये अंडरस्टैंडिंग कि हमें संघर्ष के रास्ते पे नहीं जाना है, हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। संघर्ष हमें उतना ही करना है जितने में कि हम मारे ना जाएं, हम कुचले ना जाएं, हमारा दमन ना हो। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो फिर आपको मायावती ने आज जो कहा है या जो उन्होंने किया है उसमें से आपको बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी। एक बात। अब आते हैं कमल भारती पर। तो कमल भारती ने कहा कि आरएसएस को कांशीराम ने लॉन्च किया या उसको उन्होंने बढ़ाया। इससे यही समझ में आता है कि संभवतः उनको जो कि वो स्थापित लेखक है, तो मैं और कोई ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, पर उनको ये समझना चाहिए या ये किसी को भी समझ में आना चाहिए ये बात कि आरएसएस की जो निर्माण प्रक्रिया है या समाज में जो उसका विस्तार है वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, वो मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, इवन केरला में आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है, लेकिन संघ की सबसे ज्यादा शाखाएं केरल में लगती हैं। सबसे मजबूत संगठन संघ का केरल में है। सबसे ज्यादा स्ट्रीट फाइट अगर किसी संघ के कार्यकर्ताओं की किसी राज्य में होती है तो वो केरल में होती है। तो एक छोटा सा उदाहरण ही कमल भारती को के पूरे आर्ग्यूमेंट को डिमोलिश करने के लिए काफी है। अब जहां तक बात यह है कि मायावती का फ्यूचर पे जो बात कर रहे हैं, उसमें से मुझे एक चीज जो समझ में आती है, जो उन्होंने संकेत दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी कोशिश ये है कि हमारा जो राजनीतिक पारी हमें जो खेलनी थी हम खेल चुके हैं। आगे की जो हमारी जो मशाल है, जो लेगेसी है, उसको हम हैंडओवर करें। और हैंडओवर करने की प्रक्रिया में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकाश आनंद के लिए कोई जगह बनाना चाहेंगी। और अगर जगह बनती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोग अगर उनको लेना पड़े, इसमें वो पीछे नहीं हटेंगी। और मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक यहाँ से एक तरीके से उनका डिपार्चर भी है भारतीय राजनीति से। एक तरीके से आज उन्होंने इस रैली के जरिए ये मैसेज भी दिया कि ठीक है, हमारी पारी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं हैंडओवर कर रही हूँ अपने भतीजे को। अब आगे जो भी होगा इसी से होगा। और मेरे ख्याल से वो हो सकता है आपको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई भूमिका तलाशी। बिल्कुल, आपने जो बात कही उससे सहमत और असहमत हुआ जा सकता है। अब हम डिबेट के आखिरी हिस्से में हैं। एक मिनट, चूंकि हमने जो है टाइम लेकर के बात की, तो अगर आप लोग एक मिनट में अपनी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं, सवाल कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन बस मेरा ये सवाल ये था, मैं ही शुरू कर देता हूँ तस्लीम सर से। तस्लीम सर, जब काशीराम राजनीति कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, तो उनके पास एक वैचारिक स्पष्टता थी और उनका राजनीतिक दुश्मन भी क्लियर था कि उन्हें किससे लड़ना है, और उस पर उनको समर्थन भी मिला। क्या मायावती के पास यह स्पष्टता है, और इस बिना इस स्पष्टता के कैसे लड़ाई होगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का या कहें काशीराम का एक फाउंडेशनल विजन था बहुजन समाज पार्टी को लेके, और वो फाउंडेशनल विजन था सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस बहुत बड़ी टर्म है, बहुत इसका कैनवास बहुत बड़ा है, और उन्होंने इस विजन को सामने रख के लोगों को अपने साथ जोड़ा और उनको दो एहसास एक साथ करा। पहला कि तुम पर बरसों से अत्याचार और तुम्हारा दमन हो रहा है, तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, इस बात का एहसास कराया, और साथ ही बताया कि इससे मुक्ति तुम्हें कैसे मिलेगी। ये उन्होंने दो काम करा है, इसीलिए कांशीराम की स्वीकार्यता सब तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ी और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और जो दलित, वैसे तो बहुजन की बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में, लोग कहते हैं कि 50% है, अब जाति जनगणना होगी तो एग्जैक्ट तस्वीर आएगी सामने, 50% 60% है, लेकिन उन्होंने उसको एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर तैयार कर दिया कांशीराम ने। मायावती ने उस पॉलिटिकल फोर्स को सब जगह, जो मैं शुरू में पहले कह रहा था कि जब सब जगह से ले आकर के वो उत्तर प्रदेश में रख दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो जिसका जिक्र अभी नागेंद्र जी कर रहे थे कि जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो वो खुद को एक साम्राज्य की तरह देखने लगी। हालांकि उनका तर्क यहाँ पर यह था कि वो बहुजन समाज को ये दिखाना चाहती थी कि देखो, तुम्हारे बीच से निकली हुई एक लड़की, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि जहां वो हीरो का हार पहन सकती है, नोटों की माला पहन सकती है,
और हवाई जहाज में घूम सकती है, साटिन के कपड़े पहन सकती है। लेकिन उसके साथ वहीं से मायावती ने क्या किया, मायावती ने जो जो ग्रास रूट मूवमेंट्स हो रहे थे बहुत सारे, उसमें कभी हिस्सा नहीं लिया। मायावती किसी धरने में नजर नहीं आती है, मायावती किसी आंदोलन में नहीं दिखती है। तो ग्रास रूट मूवमेंट से अपने आप को अलग कर लिया, वन। उसके अलावा ग्राउंड रियलिटी क्या हो रही है उससे अपने आप को पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर लिया। तीसरा, ओवर द इयर्स, क्योंकि सारी पार्टियों को, सारी राजनीतिक दलों को दलितों के बीच बहुत बड़ा आधार नजर आ रहा था, तो सारी राजनीतिक दल उसमें उनको अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में दलितों की और खास तौर से दलित यूथ के एस्पिरेशंस बढ़ते जा रहे थे। मायावती को वो एस्पिरेशंस नजर ही नहीं आ रहे थे। तो उनके उनके जो 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 कहते हैं ना, उनके राजनीतिक कद के कम होने के कारण, और सबसे बड़ा कारण मायावती का पॉलिटिकल इनएक्शन। और मेरा ये मानना है वो प्रेशर था उनके ऊपर जो लीगल केसेस लगे हुए हैं, अभी भी वो भले ही फाइलों में बंद पड़े हैं लेकिन वो खत्म नहीं हुए। वो लीगल केसेस जो लगे हुए हैं उसके दबाव में वो अपने आप को अभी भी बहुत ही कहते हैं ना, घिरा हुआ पाती है। तो वो जो साहस की बात आप शुरू में कर रहे थे, बोल तो रही थी लेकिन उस बोलने में साहस कम और डर ज्यादा नजर आ रहा था। तो वो एक विजन देने में आज भी नाकाम रही है। तो मायावती को और बहुजन समाज पार्टी को जो फाउंडेशनल विजन था कांशीराम का सोशल जस्टिस का, उसको री इमेजिन करने की जरूरत है। मुझे लगता है तब जाकर मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का कुछ हो सकता है, जिसके बाद दलितों का कुछ भला हो सकता है। मेरा ये कहना है इसके ऊपर। ठीक है, नागेंद्र सर, आप कुछ कहना चाहेंगे क्लोजिंग कमेंट में? अनम्यूट करिएगा। मायावती की दिक्कत ही ये है कि मायावती के पास जमीन तो विशाल है कि वो जमीन की नेता कभी नहीं रही। उस जमीन की जिस तरह खेती करनी चाहिए थी, जो वो जमीन आगे तक उनको ले जाती, वो उन्होंने कभी की नहीं। 5 साल की सत्ता को 2012 से 17 वाली, 2005 से 2012 के पहले वाली सत्ता को, जो उनकी अंतिम मजबूत सत्ता थी, उसको आप छोड़ दीजिए। मायावती का एसेट क्या था? मायावती का एसेट यही था ना कि वो व्यवस्था से टकराती थी। उनका मतलब, उनका समाज देखता था कि ये एक ऐसी नेता है जो व्यवस्था से टकराती है, यानी कि सिस्टम को लतिया देती है बिल्कुल हमारे लिए, हमारे हितों के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो उसी सिस्टम का शिकार हुई और वो इस हद तक आगे चली गई। उनका जो साम्राज्ञी होने का एहसास था, उनका बलशाली होने का एहसास था। उन्होंने एक मीटिंग में ही कहा था कि जानते हो तुम्हारी नेता क्या कर सकती है, तुम्हारी नेता ये कर सकती है, जो बहुत कुछ कहा था, जो कोटेबल में नहीं, ये भी कहा था। तो मायावती को वो दम ही उनको नुकसान पहुंचाया गया और मायावती कभी जमीन की नेता नहीं बन पाई। आपने किसी सबसे यूपी के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, मैं यूपी की बात खाली करूं, यूपी के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री का नाम ले लिए, राम प्रकाश गुप्ता का नाम। आप कोई मुख्यमंत्री आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका पब्लिक अपीयरेंस ना हो। किसी मोमेंट पे, किसी मंच पे, कहीं भी आपकी आप नहीं देखती हैं। तो मायावती का एक लाइन, मतलब मेरी बात तो असली बात उन्होंने, तस्लीम साहब ने कह दी। तो एक लाइन में मैं यही कहूंगा, मायावती के पास जो जमीन थी उन्होंने उसकी खेती उस तरह से की होती तो मायावती आज ऐसी जगह खड़ी होती जहां उनको टक्कर दे पाना मुश्किल होता। मायावती ने अपनी जमीन को खुद खोदा है, खुद उसमें गर्त में वो गई हैं। मायावती ने राजनीति न करके जो दूसरा रास्ता अपनाया, वो उसका शिकार हो गई और आगे तक उसका शिकार, बल्कि उससे उभरने वाली नहीं, उससे उभरना संभव नहीं उनके लिए। विश्वदीपक सर, आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं कोई सवाल आपके सामने पेश करूं? नहीं, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क के तौर पे यही कहना है जो तस्लीम साहब ने कहा और जो नागेंद्र जी ने कहा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं जो मायावती को आज ये रैली करनी पड़ रही है और अपनी वो विश्वसनीयता और प्रासंगिकता के जो जिस संकट से, अभूतपूर्व संकट से गुजर रही है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी पार्टी में कोई दूसरी श्रेणी का कोई नेता ही तैयार नहीं किया, कोई सेकंड लीडरशिप को डेवलप ही नहीं होने दिया। सिर्फ और सिर्फ मायावती ही रही, जहां रही सत्ता में वही रही, पोस्टर्स में वही रही, नारों में वही रही, लोगों के ख्यालों में, ख्वाबों में, दलितों के बीच में वो बनी रहने की उन्होंने कोशिश की। ऐसे में क्या होता है कि जब आप किसी संगठन को चोक कर देते हैं
तो उसमें फ्रेश ब्लड नहीं आता। तो संभवतः जो नागिन जी जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा अगर हम और एक्सप्लेन करें, तो वो बीएसपी की और मायावती की प्रॉब्लम यही है कि उसमें से कोई संगठन का विकास नहीं हुआ और कोई दूसरी श्रेणी के, तीसरी श्रेणी के, चौथी श्रेणी की कोई लीडरशिप तैयार नहीं हुई। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हो सकता है वो आगे चल करके एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं आनंद के प्रोजेक्शन के जरिए। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मायावती इस देश की दलित पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, केवल एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वो एंटायरली दलित पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये बात सही है, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसकी वो बड़ी प्रमुख प्लेयर है। लेकिन हमें लगता है कि इस देश में जो दलित पॉलिटिक्स है, अगर आप उसको नेशनली देखेंगे तो मायावती उसका एक छोटा सा हिस्सा बस है, एक बात। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जब भी हम दलित पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो देखने का नजरिया है वो बहुत ही पुराना है, 20-30 साल पुराना है। जो जो चीजें हमने पढ़ी है किताबों में या जो हमने सुनी है, हम संभवतः उसी नजरिए से बात करते हैं। जबकि मुझे लगता है कि इन 20-30 सालों में राजनीति क्या, राजनीति कोई एक रुका हुआ नाला नहीं है, वो बिल्कुल बहता हुआ दरिया है। साइंस है, वो साइंस भी है लेकिन बहुत ही मजेदार चीज है। तो पिछले 20-30 सालों में जो दलित पॉलिटिक्स की जो उस नदी में बहुत सारा पानी बह गया है, बहुत बदलाव हो गया है। दलितों के अंदर भी हुआ है, उनके संगठनों में भी हुआ है, अन्य जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी हुआ है, दोनों के जो अंतर संबंध है उसमें भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दलित पॉलिटिक्स को भी नए तरीके से, नए नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जब हम जिस कैरेक्टर पर, हाँ सर आप बोल लीजिए पहले। मैं दीपक की बात में बोलना चाहता हूँ कि मायावती ने कोई उनके बाद कौन होगा, ये बात एक और पार्टी के ऊपर भी लागू होती है, उसकी चर्चा फिर किसी और दिन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली जब हम दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें जो बड़े चेहरे आ जाते हैं, और जब उनकी राजनीति की बात होती है तो ये देखना पड़ता है कि वो कहाँ अटके हुए हैं, किस नाले में फंसे हुए हैं। और अगर आप प्रगतिशील राजनीति की बात करेंगे और समाज को आगे ले जाने की बात करेंगे तो उसमें बहुत कम लोग आते हैं। और अभी जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी राजनीति की बात करें तो शायद हम मध्ययुगीन कालों में चले जाएंगे। तो आज की बहस बहुत ही अच्छी रही और काफ़ी धारदार विचार हमारे वरिष्ठ संपादकों ने जनता के सामने रखे, अपने दर्शकों के सामने रखे, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप सबका शुक्रिया सर, थैंक यू।